बीएड फाइनल ईयर का क्वेश्चन पेपर है टीचिंग ऑफ इंग्लिश। उसमें एक टीचिंग ऑफ इंग्लिश में एक क्वेश्चन आता है ट्रांसलेशन से रिलेटेड। उसमें पूछा जाता है कि आप ट्रांसलेशन की क्या इंपॉर्टेंस बनाना चाहते हैं। जैसे पूछ सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसलेशन, आई डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एडवांटेजेस ऑफ टीचिंग ट्रांसलेशन, या डिस्क्राइब द प्रॉब्लम फेस्ड इन द ट्रांसलेशन एंड गिव द सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ट्रांसलेशन टेक्निक्स। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस वहाँ पे पूछेगा तो इसको हमको कैसे टैकल करना है, मैंने इसको बनाया अपने हिसाब से, आप देख लेंगे। एक शॉर्ट टेस्ट वे में इसका मैंने फॉर्मेट तैयार किया है। जैसे आप इसको देख लेंगे ना तो आप आसानी से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इमेजिन करो हमने पहला क्वेश्चन ले लिया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड वाई ट्रांसलेशन। फिर वो आगे पूछ सकता है व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स इन द ट्रांसलेशन ड्यूरिंग व्हेन वी ट्रांसलेट इट, या एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसलेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन आवर ह्यूमन लाइफ, कि इसकी ह्यूमन लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंस रहती है। तो हम इसको देखने वाले हैं आज, ठीक है। इस तरह से हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसमें इंट्रोडक्शन डाल देंगे। इंट्रोडक्शन डालने के बाद आप लिख देंगे और इंग्लिश लैंग्वेज इज़ द मेजर पोर्शन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ द मेजर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एंड वी कैन से दैट जस्ट लाइक दैट कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और उसके बारे में थोड़ी बहुत तारीफ बढ़ाकर लिख देंगे कि कोई भी हायर लेवल की स्टडी अगर आप अचीव करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो इंग्लिश उसमें बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। टेक्नोलॉजी की कोई भी आप स्टडी करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे आप इसके क्या लिख सकते हैं आप जस्ट लाइक दिस एक्सप्लेनेशंस लिख सकते हैं कि किसने किस तरीके से इसमें इसको थॉट को अपने यूटिलाइज़ किया है। जैसे यहाँ पे मैंने एक थॉट लिखी है, ट्रांसलेशन इज़ अ सर्च ऑफ सिनोनिम्स। तो ये फेंडले ने लिखा है और फेंडले एक बहुत ग्रेट फिलोसफर था। दूसरी आप इसमें लिख सकते हैं ट्रांसलेशन इज़ अ रेंडरिंग। रेंडरिंग मतलब होता है ट्रांसलेट या अनुवाद, स्टेट भी लिखा हुआ। ट्रांसलेशन इज़ द रेंडरिंग इनटू अनदर लैंग्वेज। तो इसको चैम्बर डिक्शनरी से लिया गया है। अब इसके बाद ये चीज़ आपने समझ ली। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद में इनकी एक दो परिभाषाएं लिख दी, ठीक है ना। और अब इसके बाद नंबर 2 पे आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन, कि ट्रांसलेशन कितने टाइप्स की होती है ना। सबसे पहले क्या था याद रहेगा आपको, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में 2 परिभाषाएँ लिख देंगे आप, आसान परिभाषाएं। उसके बाद लिखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन में आप सबसे पहले ये जो 4 तरह की ट्रांसलेशंस होती हैं मेजर, लिटरल ट्रांसलेशन, सेंटेंस ट्रांसलेशन, ऐसे ओरल और रिटन। तो सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ इसमें लिटरल ट्रांसलेशन में आप क्या लिखेंगे, क्योंकि आपको ये बड़ा सा लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन तैयार करना है। तो इसको तरीका, सबसे बेहतर तरीका ये है इसको करने का कि आप जो लिटरल ट्रांसलेशन है ना, लिटरल ट्रांसलेशन, इसके बारे में बता देता हूँ। ये वर्ड टू वर्ड होती है। जैसे कि आप इमेजिन करो आई जस्ट वांट टू गो बैक, तो उसमें आई का मतलब बताना, जस्ट का मतलब बताना, वांट का मतलब बताना। तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब ट्रांसलेशन मानी जाती है। इसको तब तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब तक इसकी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, थोड़ी सी वर्स कंडीशंस हों या बच्चे बिल्कुल ज़ीरो हों या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो, तो ये तब हम अप्लाई करते हैं। अदरवाइज़ इसका हमारी एज अ टीचर लाइफ में इसका कोई भी यूज़ नहीं होता है। सेकंड है आपकी सेंटेंस ट्रांसलेशन। मोस्टली यही ट्रांसलेशन अप्लाई की जाती है आजकल। और इसमें क्या होता है, सेंटेंस का एक ओवरव्यू पढ़ लिया जाता है, उसका जिस्ट बच्चों को बता दिया जाता है उनकी नेटिव लैंग्वेज में। तीसरा ओरल ट्रांसलेशन। ओरल ट्रांसलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे को जब उसकी माँ भाषा सिखाती है तो उसको स्कूल जाने से पहले ही वो भाषा को उसको सिखा देती है। तो इसका फ़र्क ये है कि हमको अगर कोई भाषा को सीखना है, लिखने से पढ़ने से पहले वो हमको आनी चाहिए। ओरल ट्रांसलेट उसके बारे में हमको करना चाहिए। तो टीचर का क्या करना चाहिए, टीचर ओरल ट्रांसलेशन या ओरल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा करे, ताकि बच्चों को उनकी अपनी पर्सनल लैंग्वेज के अंदर उसमें एक जैसी सिमिलरिटीज़ दिखने लगे। फिर आता है रिटन ट्रांसलेशन, और ये हमारा राइटिंग का सबसे बड़ा मेजर पोर्शन रिटन ट्रांसलेशन में माना जाता है हमारा, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि ये 4 हिस्से आपको लिखने हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन में। गॉट इट। इसके बाद अब हम चलते हैं, पहला हमारा क्या था आप याद रखना, इंट्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा हमारा था परिभाषाएं उसमें, और तीसरा था हमारा टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन। अब ये 3 हिस्से आपको अच्छी तरह से याद रहने चाहिए। अब नेक्स्ट हम करते हैं, इसमें नेक्स्ट क्या लिखेंगे, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं ट्रांसलेशन के दौरान।
तो देखो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आती है ना वो पोइट्री में आती है, क्योंकि पोइट्री एक कॉन्ट्रडिक्शन में और एक शॉर्टेस्ट वे में और फिल्टर्ड वे में अपने वर्ड्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है। वहाँ सेंटेंस का कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं रहता है, इस वजह से वहाँ पर वर्ड्स की जो फॉर्मेशन होती है ना वो थोड़ी सी बिगड़ जाती है और उसमें एक लॉजिकल मीनिंग निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जिनकी वो नेटिव लैंग्वेज नहीं है। अब इंग्लिश में कोई बंदा सीखना चाह रहा है उसको, ठीक है ना, सो उसके बारे में उसको ओवरव्यू पढ़ना है उसका पूरा, और ओवरव्यू पढ़ने के बाद उसका जिस्ट निकालना है, यही एक आसान तरीका। अदरवाइज़ पोइट्री का जो सबसे मुश्किल ट्रांसलेशन होता है ना वो यही होता है कि वर्ड टू वर्ड अगर हम उसको करेंगे तब मुश्किल हो जाएगा, सेंटेंस टू सेंटेंस करेंगे तब मुश्किल हो जाएगा, ओरल करेंगे तब मुश्किल हो जाएगा। सो रिटन में हमको यही करना है कि उसका एक जिस्ट लिखना है, दैट इज़ कॉल्ड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। नेक्स्ट आता है आपका डायलेक्ट्स, डिफ़िकल्टीज़ इन डायलेक्ट्स। तो डायलेक्ट्स में क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली डायलेक्ट्स जो होता है ना वो रिलेट करता है कि हम किस तरह से बोलते हैं। जैसे हर एक लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे डायलेक्ट्स होते हैं, जैसे एवरी लैंग्वेज हैज़ सेवरल डायलेक्ट्स, है ना। सो हैज़ हिंदी, इंग्लिश, फाइंड इक्विवेलेंट डायलेक्शन टर्म्स इन द रिलेटेड लैंग्वेजेस। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें कि हर लैंग्वेज का एक अलग स्टाइल होता है, अलग तरीका होता है, अलग बोलने का पैटर्न होता है ना। तो जैसे हिंदी में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे अवधी है, भोजपुरी है, मगधी है, ये सब हिंदी तो होती हैं लेकिन इनका तरीका कुछ अलग होता है। तो सेवरल डायलेक्ट्स होते हैं। जैसे अभी इमेजिन करो मैं ब्रिटिश लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं बोलूँगा आई जस्ट वांट टू गो बैक अमेरिका, लेकिन मैं अमेरिकन डायलेक्ट्स में बोलूँगा तो मैं बोलूँगा आई जस्ट वांट गो बैक अमेरिका। लेकिन अगर मैं इसको अफ्रीकन लैंग्वेज में बोलूँ टुडे आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट द रियलिटी ऑफ दैट। तो इस तरह के डायलेक्ट्स होते हैं और ये हमारे लिए मुश्किल पैदा करते हैं कि कौन सा इंसान क्या बोल रहा है। तो ये भी ट्रांसलेशन की बहुत मतलब मेजर प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है। और डिफ़िकल्टी इन स्टाइल, आप इमेजिन करो किसी स्टाइल का किसी का आप पोइम पढ़ रहे हैं, तो पोइम पढ़ने में मान लो सोनेट पढ़ रहे हैं, शेक्सपियर का सोनेट, तो वो अलग होगा, ऑड्स अलग होंगी, ठीक है ना। कंपोजिशन, लॉन्ग कंपोजिशंस अलग स्टाइल की होती हैं, किसी का कुछ स्टाइल होता है, किसी का कुछ स्टाइल होता है। अगर आप जॉफरी चौसर को पढ़ने लगेंगे तो आप लगेगा कि इंग्लिश बड़ी पुराने स्टाइल में पहुंच गए। तो हर राइटर का एक अपना अलग स्टाइल होता है और वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल पैदा करता है, क्योंकि अलग अलग तरीके के उनके स्टाइल ऑफ राइटिंग होते हैं, तो उनकी ट्रांसलेशन करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डिफ़िकल्टीज़ इन एक्सप्रेशंस, और हमारे लिए जो सबसे मेजर कंडीशंस आती है ना जो आती है वो ये है कि डिफ़िकल्टी जो होती है ना वो एक्सप्रेशंस में होती है कि हम इसको एक्सप्रेस कैसे करें। जस्ट लाइक दिस वे, इफ़ आई वांट टू से समथिंग अबाउट दिस टॉपिक, दिस इज अ ग्रेट प्रॉब्लम कैन बी फेस्ड ड्यूरिंग द ट्रांसलेटर इन द रेंडरिंग आर्काइव, है ना। सो स्लैंग एक्सप्रेशंस इनटू अनदर लैंग्वेज, तो अनदर लैंग्वेज में उसके स्लैंग को कैसे यूज़ किया जाए। देर आर एवरी लाइकलीहुड ऑफ देयर नॉट बीइंग प्रेजेंट, सो देर आर सो मैनी प्रॉब्लम वी कैन फेस ड्यूरिंग द एक्सप्रेशंस, कि हम इसको किस तरह से एक्सप्रेस करें। एक होता है नॉर्मली बैठकर बात कर रहे हैं, इंग्लिश का बात करने का आपने देखा होगा जब कोई अंग्रेज बात करता है तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन और बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा हाथ पैर हिलाकर वो बात करता है, लेकिन हिंदी में आपने देखा होगा नॉर्मली सुकून के साथ बैठकर लोग बात कर लेते हैं। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशंस ऑफ ट्रांसलेशन, कि अगर आप बात कर रहे हैं तो उसको आपको उसका पूरा तरीका होना चाहिए। अब तक हम कितना हिस्सा कवर कर चुके हैं याद रखने के लिए आपको याद रहना चाहिए। सबसे पहले हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन, दूसरा उसकी परिभाषाएं बताई थी, तीसरा हमने आपको बताया था क्या बताया था हमने आपको, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन, ये बताया था हमने आपको टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन। उसके बाद नंबर नेक्स्ट बताया था हमने आपको प्रॉब्लम्स इन फेज इन ट्रांसलेशन। अब आता है एडवांटेजेस ऑफ टीचिंग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को अगर हम पढ़ाएं तो इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। देखो ट्रांसलेशन पढ़ाने से सबसे पहला फ़ायदा तो ये है, अब जिस सब्जेक्ट को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसमें बच्चों की एक अच्छी सी पकड़ हो जाती है, बेटर कॉम्प्रीहेंशन होता है, बच्चों की समझ में आने लगता है। अगर आप पढ़ा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो बच्चों के दिमाग में ऑटोमेटिकली उसका मतलब चलता रहता है, जस्ट लाइक अ नेटिव लैंग्वेज। फिर आता है यहाँ पर टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, कि बच्चों की जो समझ होती है ना उसका टेस्ट होता है कि कितना बच्चों की समझ में आ रहा है ना, ट्रांसलेशन की वजह से। अगर ट्रांसलेशन बच्चों को आती है तो जब आप किसी चैप्टर को एक्सप्लोर करेंगे, टीच करेंगे, तो उनको बच्चों को समझ में आएगा हमको कितना आता है। फिर आता है टूल ऑफ एनालिसिस, कि आपने जो भी पढ़ाया उससे एनालिसिस कर सकते हैं आप, ये एक उसका साधन है टूल ऑफ एनालिसिस का। जस्ट लाइक दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड
जैसे ट्रांसलेशन इज इम्पोर्टेंट टूल टू एनालिसिस द फीचर्स ऑफ सेंटेंसेस एंड पैटर्न ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ टू मैनी लैंग्वेज एंड टू लैंग्वेज। कि आप हिंदी अगर आपको आती है, जब आप इंग्लिश में सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका क्या टूल है, कैसे तरीके से इसको अप्लाई किया जा सकता है। फिर आता है नॉलेज ऑफ डिस्टिंक्शंस। नॉलेज ऑफ डिस्टिंक्शन से मतलब है कि इसमें ट्रांसलेशन जो होती है ना, वो हमको बताती है सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस बताती है कि दो लैंग्वेजेस के बीच में, हिंदी के और हमारी अपनी लैंग्वेजेस के बीच में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। ठीक है ना, तो ये इसकी डिस्टिंक्शन होती है। इनरिचमेंट्स में क्या होता है, ट्रांसलेशन ब्रिंग्स इनटू द मदर टंग। तो इनरिचमेंट में जब होता है कि हमारी जो ट्रांसलेशन होती है वो हमारी मदर टंग के अंदर आने लगती है। यू नो वेल, इफ समथिंग, इफ आई जस्ट वांट टू से समथिंग अबाउट दिस, सो एवरीथिंग विल बी डिलीवर इन द नेटिव लैंग्वेज जस्ट लाइक दिस वे। तो आप अगर इंग्लिश में भी बात करेंगे ना, तो अगर आप इनरिच हो गए हैं, उसमें महारती हो गए हैं, तो आपको परेशानी नहीं आएगी। स्किल में ये होता है इसमें कि आपको स्किल प्रोवाइड कराती है। ठीक है ना, ये इसकी टीचिंग के एडवांटेजेस हैं कि आप स्किल्ड पर्सन माने जाते हैं, कि आपके पास कुछ नया दुनिया में सबसे अलग होने का, सबसे अलग होने का नहीं, दुनिया में एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी आपको बनाने का। कि अगर आप दुनिया घूमना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि आप इसका बहुत बड़ा आपके लिए फ़ायदा होगा। वर्ल्ड ओपन एक्सपोजर के ट्रांसलेशन अगर आपको आती है तो दुनिया आपको लगेगी कि हर चीज़ ऐसी कुछ चीज़ नहीं है दुनिया की, एजुकेशन या लिटरेचर या कुछ भी जो आपकी समझ से बाहर हो। मेक स्किलफुल पर्सनालिटी, और अगर कोई इंसान को इसको आ जाता है सही तरीके से तो वो इसको स्किलफुल पर्सनालिटी बना देती है। वेल, जैसे हम आजकल सब जानते हैं कि बिना इंग्लिश के कहीं गुजारा ही नहीं चल रहा है। अब तक हमने सीखा, क्या सीखा, हमने सीखा इंट्रोडक्शन, हमने सीखा परिभाषाएं, और इसके बाद हमने सीखा टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन, फिर हमने सीखा प्रॉब्लम फेस इन ट्रांसलेशन, फिर हमने सीखा एडवांटेजेस ऑफ टीचिंग। ठीक है ना, और लास्ट में हम सीखते हैं टेक्निक ऑफ ट्रांसलेशन एंड इट्स इम्प्रूवमेंट। ठीक है ना, सो इसको ध्यान से रखना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनने वाला है अगर आपने ये सारे वहाँ पर कुछ लिख दिए, बिकॉज आई एम टेलिंग यू अबाउट द ऑल डिटेल्ड इन हिंदी ऑल्सो। यू कैन एक्सप्लोर योर आइडियाज़ योर ओन सेल्फ ऑन दैट एग्जामिनेशन टाइम। सो आप इसको बड़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। टीचिंग ऑफ ट्रांसलेशन इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द लर्निंग ऑफ द अनदर लैंग्वेज। किसी दूसरी लैंग्वेज को समझने का सबसे बड़ा मेजर हिस्सा माना जाता है। तो इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं। करेक्ट टेक्निक्स ऑफ ट्रांसलेशन में देखो, आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है, देयर शुड बी टोल्ड द पीपल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एंड लिटरल ट्रांसलेट मस्ट बी फॉरवर्ड एक्सपेक्ट। तो इसमें आपको बताना है करेक्ट टेक्निक्स, जैसे हमने आपको शुरू में टेक्निक्स बताई कौन कौन सी टेक्निक्स थी। तो इसमें वर्ड टू वर्ड वाली आप अलग हटा दें, उसका इस्तेमाल ना करें। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन में लिटरल ट्रांसलेशन का ये वाला हिस्सा आप हटा दें, बिल्कुल यूज़ ना करें, और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर ईजीएस्ट वे में आप उसको एक्सप्लोर करें। सिचुएशनल बनाना है। सिचुएशनल्स में फ़र्क क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इसमें कंडीशंस को देखकर जैसे हालात हैं उस हिसाब से आप इसको पढ़ाएं तो बहुत आसान रहेगा। फिर आता है प्रैक्टिस। तो एम्पल प्रैक्टिस इन द ग्रामर ऑफ द मदर टंग। तो अगर बच्चों को खूब सारी एम्पल प्रैक्टिस दी जा रही है इसमें, तो बच्चे मोस्टली इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं कर पाएंगे। फिर क्या है इसके बाद, डिस्टिंक्शंस। तो डिस्टिंक्शन क्या होता है, अटेंशन शुड बी पेड to the similar and the various aspect and the variant of the aspect in the translation pattern and the constructions। तो इसमें बताना चाहिए कि आपका ये पैटर्न पेपर में ये जो आपकी लैंग्वेज है किस किस फॉर्मेशन से, किस किस कंटेंट से मिलकर बनी है। और गाइडेंस, वन शुड द गाइड द स्टूडेंट्स प्रॉपरली अबाउट हाउ टू ब्रेक द टेक्स्ट इनटू स्मॉलर यूनिट्स विदाउट लूजिंग स्पिरिट्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ द लैंग्वेज। है ना, इसमें सिखाना है बच्चों को कि कैसे कैसे आप इसको सही तरीके से समझ सकते हैं। सिलेबल बताना है, फॉर्मेशन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, फिगर ऑफ स्पीच बताना है। फिर आता है रीट्रांसलेशन। दो बार अगर ट्रांसलेट करेंगे ना इसको, तो बच्चों के अंदर ना थोड़ा सा इसके अंदर परफेक्शन हासिल हो जाएगा। इंडक्शन और डिडक्शन, ये दो टीचिंग की क्वालिटी होती हैं, आप सबको पता होगा। इंडक्शन में क्या होता है, पहले हम आपको क्या एक एग्जाम्पल दे देंगे, फिर उसको जाके हम क्या करेंगे, किसी चीज़ को बताएंगे कि भाई देखो ये ऐसे ऐसे होती है। और डिडक्शन में क्या होता है, पहले 1 to A to Z सब पढ़ाएंगे, फिर लास्ट में आके एग्जाम्पल देंगे। ये इसका एक तरीका होता है। रीडिंग क्या होता है, रीडिंग करने से अब बच्चों के अंदर एक दोबारा से एक समझ पैदा हो जाती है। ओके, रीडिंग दूसरा क्या है, सोर्स ऑफ लैंग्वेज है। टेक्स्ट ओवर द नंबर ऑफ द टाइम्स हेल्प द ट्रांसलेटर इन द डिडक्ट इन द स्पीड्स, है ना, स्पीड्स इन द स्टाइल्स एंड सबटाइटल्स एंड द एक्सप्रेशंस। इट हेल्प्स हिम टू फाइंड द नियरेस्ट पॉसिबल एक्सप्रेशन इन द टारगेट लैंग्वेजेस। फिर आता है आपका रिटेन ओरिजिन।
अब धीरे धीरे, अब क्योंकि बच्चा नया इंसान है तो उसको इतना स्टाइल या फ्लुएंसी उस लेवल की नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा उसके अंदर जाएगा ना तो उसका एक्सेंट धीरे धीरे समझ जाएगा और उस तरीके से उसको वो कर लेगा। तो रिटेन ओरिजिन ऑफ द स्टाइल जैसी वो पढ़ी जाती है। अंदर इसमें क्या लिखा है लास्ट में, इसमें लिखा है गेट द फ्लुएंसी। तो यहाँ पर ये वर्ड थोड़ा सा गलत हो गया, इसको सही कर देते हैं। इसका मतलब है ये है फ्लुएंसी, इसके अंदर थोड़ा सा फ्लुएंसी भी आप लेकर आएँ सो बेहतर रहेगा ना, फ्लुएंसी। ओके, दैट्स डन। तो ये हमने आज सीखा। आपको ध्यान रखना है सबसे पहले इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ टास्क आपको काउंट करने हैं। अगर ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांसलेशन पे कुछ भी पूछ ले, प्रॉब्लम हो, एडवांटेजेस हो, इंपॉर्टेंस हो, तो आपको इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन डालना है। नंबर 2 पे आपको इसमें इसकी परिभाषाएं डालनी है, ठीक है, लिखते जाएं आप। नंबर 3 पर टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन, नंबर 4 पर प्रॉब्लम, नंबर 5 पर एडवांटेजेस, नंबर 6 पर टेक्निक। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 पे आपको इंट्रोडक्शन, नंबर 2 पर परिभाषाएं, नंबर 3 पर टाइप्स, नंबर 3 पे टाइप्स, नंबर 4 पर प्रॉब्लम्स, नंबर 5 पर एडवांटेजेस और नंबर 6 पर टेक्निक्स। सो आप बेहतर अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बीएड का एग्ज़ाम भी चल रहा है, अभी आने वाला है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ दिस। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे इसको।